आपको संबोधित करेंगे, पर उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कल के प्रोग्राम के बारे में। आज 99वां दिन है और कल भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन पूरा होगा। कल राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे 4 बजे को, और वो होगा जयपुर में। पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि वो हम दौसा में कर रहे हैं, पर हम जयपुर में कर रहे हैं 4 बजे, और नए पीसीसी के ऑफिस में जो हॉस्पिटल रोड में है, 7 नंबर या 8 नंबर, 7 नंबर। यार ये वॉर रूम शब्द कहाँ से आया है? या रूम तो है, वॉर नहीं है ये। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद यही है कि हम वॉर को ख़त्म कर रहे हैं, तो वॉर रूम मत इस्तेमाल, पीसीसी ऑफिस। तो कल 4 बजे वहाँ होगा, और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था 7:30 बजे को एल्बर्ट हॉल में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये एल्बर्ट हॉल का नाम भी बदला जाएगा। ये एल्बर्ट क्वीन विक्टोरिया के पति हुआ करते थे, और उनके नाम पर आज 2022 में एक हॉल होना मैं समझता हूँ गलत है। तो मैंने मुख्यमंत्री को भी कहा है कि एल्बर्ट हॉल का नाम बदलिए। तो एल्बर्ट हॉल में होगा, सुनिधि चौहान आएंगी वहाँ, और कई और गायक आएंगे, और आप सब उसके लिए भी आमंत्रित हैं। 17 तारीख को राहुल जी वापस दौसा आएंगे, कैंप साइट में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। सुबह आएंगे, मेरे ख्याल में 16 तारीख रात को वो जयपुर में रुकेंगे, और 17 तारीख सुबह ही सुबह वो कैंप साइट लौट आएंगे 8:30 बजे तक, तो सारा दिन कैंप साइट पर ही रहेंगे। तो मैं अभी पवन खेरा जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उस पर वो बोलेंगे, और उसके बाद कुछ सवाल जवाब आपको करना है, हम करेंगे। पवन खेरा जी। धन्यवाद जयराम रमेश जी। इस राज्य में, जो मेरा अपना राज्य है, भारत जोड़ो यात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, वो देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। आज सुबह भी संख्या में लोग जुड़े, उत्साहित थे, भारत जोड़ने को तत्पर थे, और समझ रहे हैं, यहाँ के लोग, मेरे राज्य के लोग समझ रहे हैं कि क्या खतरे मंडरा रहे हैं, कैसे उन खतरों से लड़ना होगा। हम जब भारत जोड़ने की बात करते हैं तो सीमाओं पर भी कुछ खतरे मंडरा रहे हैं। हमारी चीन से जो सीमाएं, विशेष तौर पे अब जो अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, सरकार खुद भी आंख मूंद कर बैठी है, और सरकार चाहती है कि मीडिया और विपक्ष भी आंख मूंद कर बैठ जाएं। कल तमाम विपक्षी दलों ने संसद में वॉकआउट किया, क्योंकि विपक्षी दल आंख मूंदना नहीं चाहते, वो आंख खुली रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं मीडिया भी अपनी आंख खुली रखे, क्योंकि अगर हम सबने आंख मूंद ली तो माफ कीजिएगा, बॉर्डर पे बचने लायक कुछ होगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं। कल हम सबने, हमारे तमाम विपक्षी दलों ने इसलिए वॉकआउट किया क्योंकि वो संतुष्ट नहीं थे सरकार के जवाब से। सरकार संसद में चर्चा चीन के मुद्दे पर नहीं करना चाहती। प्रधानमंत्री का मुंह बंद रहता है, और जब मुंह खुलता है तो वो क्लीन चिट दे देते हैं चीन को। 20 जून 2020 को जो उन्होंने क्लीन चिट दी, आज तक हिंदुस्तान उस क्लीन चिट का खामियाजा भुगत रहा है। हर बॉर्डर पे चीन के साथ हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि चीन को समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपनी छवि से ऊंचा और किसी चीज को नहीं मानता। भारत की सीमाओं की सुरक्षा को भी वो अपनी छवि से नीचे मानते हैं, ऊपर नहीं मानते। संसद में आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते चीन के मुद्दे पर? यह कांग्रेस भी जानना चाहती है, समूचा विपक्ष यह जानना चाहता है। राजस्थान में हम बैठे हैं, इसी मुद्दे पर राजस्थान का एक इतिहास जुड़ा हुआ है। 1962 के जंग में, जो हिंदुस्तान और चीन का जंग हो रहा था, एक 36 वर्षीय नौजवान सांसद थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने बीच जंग के संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। चाहते तो नेहरू जी भी कह सकते थे कि आप तो चीन के एजेंट हैं, हम नहीं आपकी बात सुनेंगे। नेहरू जी ने वो मांग स्वीकार की। राजस्थान कैसे जुड़ा हुआ है इस ऐतिहासिक
मुद्दे पर मैं वो बताता हूं आपको। पाली से एक सांसद हुआ करते थे, हमारे सहयोगी हैं अभिषेक सिंघवी जी, उनके पिताजी निर्दलीय सांसद थे। उन्होंने नेहरू जी को सलाह दी, अटल जी को भी सलाह दी कि ये जो सत्र होगा ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, सीक्रेट होना चाहिए, इसकी जो चर्चा होगी इसको छपना नहीं चाहिए अखबारों में, मीडिया में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नेहरू जी ने उसको इनकार कर दिया कि ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, लोगों का हक है जानना कि सांसद इस पे क्या बोलते हैं, क्या राय रखते हैं, सरकार की क्या राय है। नेहरू जी ने जिद की कि संसद में चर्चा होगी और वो चर्चा कोई कॉन्फिडेंशियल चर्चा नहीं होगी, सबको मालूम होना चाहिए क्या हुआ। 165 सांसदों ने उस चर्चा में हिस्सा लिया, अपनी अपने विचार रखे। कांग्रेस के सांसद महावीर त्यागी हुआ करते थे, खुलकर उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, अपनी ही सरकार से सवाल पूछे और उन्हें किसी ने रोका नहीं। ये कांग्रेस की परंपरा ना तब थी ना आज है। मोदी जी को इतिहास के उस पन्ने से सीखना चाहिए कि जब राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं, जब सीमाओं की सुरक्षा का सवाल होता है, तो देश जानना चाहता है कि हमारी सीमाओं पर क्या हो रहा है। मजबूत सेना है हमारी, वीर सेना है हमारी, शौर्यवान सेना है हमारी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हो, कमजोर हो, तो सैनिक खदेड़ना चाह रहा है चीन के सिपाहियों को, लेकिन क्लीन चिट दे रहा है प्रधानमंत्री। बताइए कैसे सीमाएं सुरक्षित रह सकती हैं? तो ये चिंता जो हमारी है, ये चिंता हम आपसे साझा कर रहे हैं। हम चाहते थे संसद में भी साझा करें, लेकिन नहीं करने दी गई। ये चिंता इस देश की चिंता है, प्रत्येक नागरिक की चिंता है। और जिस राज्य से हम आते हैं, जिस राज्य में हम बैठे हैं, यहां से कई जवान सेना में जाते हैं, सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो ये कर्जा हम सबके सर पर है, यहां के जवानों का कर्जा है हमारे सर पर। उस कर्जे को उतारना इस सरकार की जवाब दें के साथ आपकी नीति क्या है, क्यों आप क्लीन चिट दे रहे हो, आप किस दबाव में हो। 18 बार प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपको यह जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात के स्कूलों में मैंडरिन भाषा पढ़ाना चाहते थे, कंपलसरी करना चाहते थे। कांग्रेस ने तब भी विरोध किया था। गुजरात के स्कूलों में आप मैंडरिन लाना चाहते हो, आपका क्या रिश्ता है चीन के साथ? 43,000 करोड़ के करारनामे चीन की कंपनियों के साथ, धोलेरा जो गुजरात में एक बना रहे हैं, ये 43,000 करोड़ के करारनामे चीन की कंपनियों के साथ किए गए। अपने जो एमएसएमई सेक्टर है उसको जमीन नहीं दे रहे, चीन की कंपनियों को धोलेरा में जमीन दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? क्या रिश्ता है आपका? क्या कारण है? क्या दबाव है चीन का आपके ऊपर? चीन के पास क्या है ऐसा कि आप चीन के आगे न मुंह खोल पाते हो, न आंख उठा पाते हो? तो ये सारे सवाल, और आपको एक हैरान कर देने वाला तथ्य बताता हूं। कुछ कंपनियां हैं, यूसी वेबसाइट मोबाइल चीन की कंपनी है। भारत सरकार, मोदी सरकार कहती है कि यह कंपनी देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। उसी कंपनी को लोकसभा चुनाव में भाजपा इस्तेमाल करती है। क्या कारण है? ऐसी और कंपनियां हैं। एक और कंपनी का नाम सुनिए, डोंगफेंग नाम की एक कंपनी है। विश्व बैंक ने उसको ब्लैकलिस्ट किया, अमेरिका ने उसको ब्लैकलिस्ट किया, यूरोप ने उसको ब्लैकलिस्ट किया, लेकिन मोदी सरकार ने डोंगफेंग कंपनी को बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दे दिया। और स्मार्ट मीटर का ठेका जब आप किसी कंपनी को देते हो तो आप उपभोक्ताओं का तमाम डेटा उस कंपनी को सुपुर्द कर देते हो। जम्मू कश्मीर के नागरिकों का डेटा ब्लैकलिस्टेड चीनी कंपनी को मोदी सरकार ने क्यों दिया? पैसे भी दिए, डेटा भी दिया। क्या दबाव है चीन का आप पर? क्या मजबूरी है आपकी कि आप चीन की कंपनियों के आगे यूं झुकते चले जाते हो? ये सवाल जब हम पूछते हैं तो देश की चिंता है इसलिए पूछते हैं, और सरकार और देश में अंतर होता है। मुझे देश से मोहब्बत है इसलिए मैं अपनी सरकार से सवाल पूछता हूं। यह बात मोदी जी को समझ लेनी चाहिए।
ऐसी कई कंपनियां हैं। पीएम केयर फंड में चीन की कंपनियों ने पैसे दिए, बताएं वो हिसाब बताएं, कौन सी वो कंपनियां थी? उसमें ऐसी ऐसी कंपनियां थी जिनको पूरा विश्व अपने अपने देशों में आने से रोकना चाहता है और रोकता है। हमारे प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड, जिसके बारे में जानकारी न कभी आपको मिल सकती है न हमें, तभी मिलेगी जब हमारी सरकार आएगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। वो तमाम कंपनियों से पैसे लिए, चीन की कंपनियों से। चीन की कंपनियों से आप लोकसभा चुनाव में उनको बुलाकर हस्तक्षेप कराते हो अपने देश के चुनावों में। चीन की कंपनियों से आप पैसे लेते हो, चीन की कंपनियों से आप पीएम केयर फंड में पैसे लेते हो, उनको आप धौलेरा में जमीन दे देते हो। आपकी नीयत क्या है? आप पर दबाव क्या है? ये हम बार बार पूछेंगे, जब तक जवाब नहीं मिल जाता हम पूछेंगे। आपके सवाल स्वागत है। हाँ जी। पार्टी को तो ये देश हमेशा याद रखेगा, और याद उसको रखा जाता है जो नहीं होता। पार्टी है, रहेगी, और इस देश की आत्मा और कांग्रेस पार्टी की आत्मा एक है, अलग नहीं है। इस देश का डीएनए और कांग्रेस का डीएनए एक है। इस देश की फैक्ट्री सेटिंग्स कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस को याद रखने की तो बात मत कीजिए, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। यात्रा को और यात्रा का जो संदेश है, राहुल गांधी जी का जो संदेश है, भारत जोड़ो का जो एसेंस है, उसको ये देश अब कभी भुला नहीं सकता, और ना पहले भूला था। सरकार कोशिश पूरी करती रहती है इतिहास को बदलने की, इस देश की तासीर को बदलने की, लेकिन सरकार सफल हो नहीं पाएगी, क्योंकि ये देश सरकार को सफल होने नहीं देगा। देश एक रहना चाहता है। कांग्रेस पार्टी इस बात को समझती है कि अगर देश जुड़ा रहेगा तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, शांति रहेगी, उद्योग चलेंगे, व्यापार चलेंगे, लोगों को बराबरी के हक मिलेंगे। यह कांग्रेस पार्टी का संघर्ष आज से नहीं रहा है। जब से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ तब से यह संघर्ष चल रहा है, और यह संघर्ष सतत है। ऐसा नहीं कि यात्रा खत्म हो जाएगी तो संघर्ष खत्म हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हम सरकार में आ जाएंगे तो संघर्ष खत्म हो जाएगा। जब हम सरकार में थे, जयराम रमेश जी हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, जब मुझे याद है कि ये तब भी मिनिस्टर होने के बावजूद संघर्ष करते थे कि कैसे अपनी एनवायरमेंट को बचाया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए, और उस संघर्ष में नुकसान भी हुआ हमें। बड़े बड़े उद्योगपति हमारे खिलाफ हुए, लेकिन हम उस संघर्ष से पीछे नहीं हटे। तो ऐसे संघर्ष जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रही है, ये संघर्ष न यात्रा खत्म होने के बाद खत्म होंगे, न हमारे सरकार में आने के बाद खत्म होंगे। ये संघर्ष तब तक चलेंगे जब तक सांस है। हाँ जी, नेक्स्ट। एक मिनट। आपने गुजरात में इच्छाधारी वोट मॉडल की बात की, तो डेटा इकट्ठा करके निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे? डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। कल भी हमारी बात वहां के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदीश भाई ठाकुर से हुई और नेताओं से हुई। कल उन्होंने एक और संभाग के जो उम्मीदवार थे उनसे बैठक कर रहे थे, जब हमारी उनसे बात हुई। फॉर्म 87 सबसे इकट्ठे हो गए हैं, सारे आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो प्राइमा फेसाई निकल कर आया है वो ये है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच 16 लाख से ऊपर वोट पड़े, जो कि मानवीय रूप से संभव नहीं हो सकता। एक वोट देने में, कभी आप मॉक ट्रायल करना चाहें तो मैं कर सकता हूं, 60 सेकंड लगते हैं। अगर आप औसत निकालेंगे तो कुछ इलाकों में 25 सेकंड में एक वोट गिरा, कुछ में 40 में, कुछ में 45 में। असरवा सीट एक है वहां, जहां 1 घंटे में 11.55% वोट बढ़ गया। वटवा सीट में 6.5% बढ़ गया। पूरे गुजरात में औसतन 6.5% वोट 1 घंटे में बढ़ा, जो संभव नहीं है। तो ये तमाम जानकारी हम इकट्ठी कर रहे हैं। आपने कहा क्या हम चुनाव आयोग जाएंगे? हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, ये लोग चर्चा करेंगे कि किस दरवाजे पर दस्तक देनी है। मीडिया के दरवाजे पर दस्तक हम बार बार देंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि आप लोगों का भी उतना ही चिंता है लोकतंत्र को बचाने की जितनी हमारी चिंता है। लेकिन उसके बाद किस दरवाजे पर दस्तक देनी है, ये चर्चा हमारे वरिष्ठ नेता करेंगे और फिर तय करेंगे। हम जरूर
कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाएंगे। जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं, मैंने बात की है, और कुछ ही दिनों में हम इलेक्शन कमीशन के पास जरूर जाएंगे। जो विशेषज्ञ बताते हैं एक सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी चीन की है, और वो चारों दिशाओं से जहां जहां हमारा बॉर्डर है चीन के साथ, वहां से वो कोशिश इसी तरह से कर रहा है। हम बार बार चेतावनी देते हैं सरकार को, हम भी देते हैं, विशेषज्ञ भी देते हैं, सेवानिवृत्त जो फौज के अधिकारी हैं वो भी लगातार सरकार को आगाह करते आए हैं। पेंटागन ने एक सैटेलाइट की पिक्चर रिलीज की आज से 8-10 महीने पहले, 1 साल पहले, कि कैसे 101 घरों का एक गांव अरुणाचल में चीन ने स्थापित कर दिया, उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। 15 ऐसे इलाके अरुणाचल प्रदेश के जिनका चीन ने नाम बदल दिया, उसको भी नजरअंदाज कर दिया। लगातार सरकार या तो किसी दबाव में है या कोई और मजबूरी है, हमें नहीं मालूम, हम भी जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं, देश भी जानना चाहता है। कुछ कारण है कि सरकार चुप हो जाती है, वो क्या कारण है हमें नहीं मालूम। हमें यह भी नहीं मालूम कि 18 बार आप किसी देश के राष्ट्रपति से क्यों मिलना चाहते हैं, क्या करते हैं। ये सारे सवाल आपके जो जहन में है, हमारे भी जहन में है। तो आपने जो कहा, जिस कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं, चिंता का विषय है। वो भी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, बीआरआई के खिलाफ हमने एक स्टैंड लिया था, लेकिन कैसे उस स्टैंड को डाइल्यूट किया जा रहा है हमारी चुप्पी द्वारा, हमारी विदेश नीति जो ढुलमुल हो गई है उस द्वारा, वो सब चिंता का विषय है। मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि कुछ साल पहले तब के विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने एक सिद्धांत रखा था संसद में कि मोदी सरकार मानती है कि व्यापार और आतंकवाद दोनों नहीं मिल सकते, एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ आतंकवाद हो रहा है जिस देश से, हम उस देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते। ट्रेड एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, उन्होंने ये कहा था। पर यह स्पष्ट हो गया है कि वो सिर्फ पाकिस्तान से लागू होता, चीन के साथ लागू नहीं होता है। वो व्यापार और घुसपैठ एक साथ चल रहे हैं, और व्यापार माने निर्यात और आयात, पर चीन के साथ सिर्फ आयात है, निर्यात नहीं है। तो ये सवाल जो अभी अभी पवन जी ने उठाया है, तो चीन की कंपनियां को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, चीन की कंपनियां अभी भी सक्रिय हैं, चीन से आयात बढ़ रहा है, चीन को निर्यात इतने भारी मात्रा में नहीं बढ़ रहा है। और पहले लद्दाख में और अब अरुणाचल प्रदेश में सीमाएं पार की है चीन की सेना ने, उसके बावजूद प्रधानमंत्री चुप हैं। प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? और हमें आज तक जो उन्होंने 20 जून 2020 को कहा था कि न कोई आया है और न कोई हमारे जमीन पर बैठा हुआ है, वो उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं आज भी। और तब मैंने कहा था, और मैं आज भी दोहराऊंगा, अगर वो इनकर्शन नहीं था, क्या वो कोई एक्सकर्शन था? यात्रा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा महंगाई भी है। बीजेपी रोज एक सवाल कर रही है, आज 10वां दिन है। एक सवाल उनका ये भी है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूला जाता है राजस्थान में। तो पहले सवाल पूछने से पहले जो केंद्रीय सेंट्रल एक्साइज है उसको कम करें। क्या जीएसटी का हिस्सा इस राज्य का समय पे देती है बीजेपी? पहले उनसे हम पूछना चाहते हैं। जीएसटी का जो हमारा हिस्सा है हर राज्य का, वो भाजपा की राज्य सरकार हो, कांग्रेस की हो, उससे मायने नहीं। संविधान की शपथ है एक तरह से, यह संवैधानिक दायित्व है केंद्र सरकार का कि वो जीएसटी का हिस्सा सरकारों को दे। वो आप देंगे नहीं। सेंट्रल एक्साइज आपने कितनी बार बढ़ाया? आप उससे कितने लाख करोड़ अर्जित कर चुके हैं, उसका हिसाब दीजिए। आप हमेशा फेडरल स्ट्रक्चर को का अनादर करते हुए राज्यों से पूछेंगे, साहब आप कम कर दी, क्यों? आप क्यों नहीं कम कर सकते?
सेंट्रल एक्साइज तो आपके हाथ में है। सबसे ज्यादा बार पिछले 8 साल में सेंट्रल एक्साइज किसने बढ़ाया? आपने बढ़ाया। तो आप अपनी बात तो करिए। राज्यों के पास आय के साधन सीमित होते हैं, केंद्र सरकार के पास आय के साधन अलग होते हैं, लेकिन जो हक राज्यों का है आप उस पर बैठे हैं, उसको मार रहे हैं, और उसके बाद भी आप राज्यों से अपेक्षा करते हैं कि वो अपना टैक्सेस कम करें। ये मोदी सरकार का दोगली नीति है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का दाम बढ़ाया जाता है। तो इसी लॉजिक से जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम घटेगा तब ये इसका मायने यह है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस कम दामों में मिलने चाहिए, पर वो नहीं हुआ है। पिछले 3 महीने देखिएगा, कच्चे तेल का दाम गिर रहा है। क्या पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं? क्या डीजल के दाम गिर रहे हैं? क्या रसोई गैस के दाम गिर रहे हैं? प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और कहती है आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो इसको आप देखिएगा कि जो आपने सिद्धांत अपनाए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब इंटरनेशनल जो कच्चे तेल का दाम है वो बढ़ता है तो आप घरेलू बाजार में दाम बढ़ाएंगे, ये बात सही है। पर जो जहां जब वो घटते हैं घरेलू बाजार में घटते क्यों नहीं है? प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। सर, क्या जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए पेट्रोल? बिल्कुल, हमने पहले दिन से कहा है। पहले दिन हम आप हमारे नहीं हमारी देखिए, हमने ये कहा है एक आम सहमति बनाइए और इसको जीएसटी काउंसिल में आप बुलाइए। जीएसटी काउंसिल इस पर बातचीत कीजिए, राज्यों की राय लीजिए। 7 साल हो गए इस पर चर्चा करके करके, निर्णय तो लीजिए ना। पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, कई ऐसे हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। तो इस पर बातचीत कीजिए। पर जीएसटी काउंसिल जिस तरीके से चलाया जा रहा है वहां भी तानाशाही है। जीएसटी काउंसिल तो बिल्कुल प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश पर चलता है। जीएसटी काउंसिल जब जेटली साहब वित्त मंत्री थे तब अलग तरीका अपनाया जाता था, सबकी सुनवाई हुआ करती थी। अब तो सिर्फ निर्णय आते हैं और जो निर्णय लिया जाता है जीएसटी काउंसिल में। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस पर बातचीत करें जीएसटी काउंसिल में। राज्यों की कुछ आशंका है क्योंकि राज्य सरकार समाज कल्याण कार्यक्रम के लिए उनको रेवेन्यू की जरूरत होती है। तो पेट्रोल पर जो टैक्स लगता है, डीजल पर जो टैक्स लगता है, एक बजट के लिए वो बहुत जरूरी होता है। पर इस पर एक समाधान निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। कांग्रेस की डिफरेंट राय आ रही है सर, आप कह रहे हैं लाना चाहिए, यहाँ के मिनिस्टर नहीं, कई राज्यों ने इसका विरोध किया है। कई राज्यों ने इसका विरोध किया क्योंकि वो डरते हैं कि इसको जीएसटी में लाने से उनकी जो आमदनी है उसमें कटौती आएगी। ये उनकी आशंका है। पर इस पर मैं समझता हूं जीएसटी की काउंसिल बुलाइए, बैठिए, बातचीत कीजिए, अलग अलग पार्टियों में बात कीजिए। जब जीएसटी विधेयक आया था राज्यसभा में और लोकसभा में, कई सदस्यों ने, कई पार्टियों ने सुझाव दिया कि एक वक्त आएगा 5 साल के बाद जब आपको सोचना पड़ेगा। और जो कानून पारित हुआ 2015 में, वहां कहा गया था कि पेट्रोल और डीजल के बारे में 5 साल बाद हम निर्णय लेंगे। 5 साल तो हो गए। क्या मध्य प्रदेश सरकार चाहती है? मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं। आप राजस्थान सरकार की जिक्र कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या कर्नाटक सरकार चाहती है? क्या मध्य प्रदेश सरकार चाहती है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है? जानता हूं कि वहां वो चाहते क्या हैं और वो कहते क्या हैं, उसमें जमीन आसमान। उनको कहा जाता है आप समर्थन करो। राज्य सरकारों की कुछ आशंकाएं हैं, उसको दूर करना जरूरी है। कॉम्पेंसेशन की जरूरत पड़ेगी। एक सवाल है, आप सेना के जवानों
का आप सम्मान करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के एक बयान को लेकर बीजेपी का कहना है कि उनकी छवि को दर्शाता है। उन्होंने एक नुक्कड़ सभा में कहा कि अग्निवीरों को लात मार के निकाल देगी सरकार। बीजेपी इसको ट्रोल कर रही है, वो कह रही है कि वो भी सैनिकी के तौर पे होगा। अरे बीजेपी ने तो ये नीति लाए कि 4 साल तक आप उनको उपयोग करके 4 साल में रिटायर कर दोगे, और क्या करेंगे? बीजेपी को तो पहले नीति हटानी चाहिए अगर बीजेपी इतना ही सम्मान करती है सैनिकों का। भाषा तो आपको मालूम होगा मोदी जी ने क्या कहा था कि जो हमारे दुकानदार हैं वो सैनिकों से ज्यादा वीर हैं, सैनिक तो दुकानदारों से भी ज्यादा कमजोर हैं। ऐसी ऐसी लाइनें इन्होंने कही हैं। अपनी भाषा याद नहीं रहती और अपने कृत्य भूल जाते हैं। अग्निवीर तो इनका कृत्य है। राहुल गांधी आईना दिखाएं तो इनको राहुल गांधी का आईना दिखाने से परेशानी है, अपनी शक्ल से परेशानी नहीं हो रही क्या? पत्रिका समूह महेश बिहारी आपने जिक्र किया अभी राजस्थान सरकार ने भी पिछले महीनों एक लॉन्च की संविदा पे टीचर की। देखिए, अगर बॉर्डर पे जो सिपाही हैं वो आप ठेकेदारी प्रथा से शुरू कर देंगे या वो आप अग्निवीर नामक प्रणाली से शुरू करेंगे तो आपकी ना सीमाएं सुरक्षित हैं ना आपके नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है। तो आप इनकी तुलना नहीं कर सकते। संविदा पे एक अलग डिबेट होनी चाहिए, वो मैं आपसे सहमत हूं, डिबेट होनी चाहिए, लेकिन अग्निवीर सीमाओं को आप ठेकेदारी प्रणाली से सौंप देंगे सुरक्षा को, इससे ज्यादा खतरा और हो नहीं सकता सीमाओं के प्रति। कांग्रेस पार्टी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ नहीं है, पर रक्षा के क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट आधार नहीं बन सकता। आप 4 लोग ले रहे हो और 4 में से सिर्फ 1 को रेगुलराइज करा जाएगा और 3 बाहर हो जाएंगे, तो ये क्या है? ये इसके खिलाफ हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पहले दिन से हमने कहा है कि रक्षा के क्षेत्र में ये परिवर्तन खतरनाक परिवर्तन है, ये नहीं होना चाहिए। ये सुरक्षा कम होगा, सुरक्षा ज्यादा बढ़ेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, पर यहाँ अच्छा अभी मैंने बयान पढ़ा कुछ दिन पहले कि अग्निवीर जो है वो सरकारी एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा। इसका माने क्या है? सुरक्षा बल सरकारी नौकर होते हैं ना, सिविल वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, और अचानक आपने कह दिया एक लोकसभा के सवाल के जवाब में कि अग्निवीर सरकारी नौकर नहीं माने जाएंगे। कल मैं बता दूं, कल 23 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा 6 बजे से 11 बजे तक एक ही क्षण में होगा। दोपहर को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा। 6 बजे हम शुरू करेंगे, 23 किलोमीटर हम चलेंगे। जो चल सकते हैं वो चलेंगे, सब लोग नहीं चलेंगे पर 23 किलोमीटर चलेंगे राहुल जी। और राहुल जी जाएंगे जयपुर करीब 2 बजे। 4 बजे को जैसा कि मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और संगीत समारोह 7:30 बजे होगा। सर एक लास्ट सवाल आपने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में बोला था कि मैंने सीएम से कहा कि सब अल्बर्ट हॉल का नाम भी पलटा जाएगा। नहीं, मैंने हंसी मजाक में कहा यार एल्बर्ट हॉल, उसको हेडलाइन मत बना दो। मैं भी काफी आश्चर्य हुआ। आप काफी लोग जानते नहीं होंगे ये एल्बर्ट कौन है। ये एल्बर्ट क्वीन विक्टोरिया के, जब क्वीन विक्टोरिया हुकूमत करती थी इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में, वो एल्बर्ट उनके हस्बैंड हुआ करते थे, वो प्रिंस एल्बर्ट थे। पर एक कारण ये एल्बर्ट नाम, मैं भी काफी आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कहाँ है ये कॉन्सर्ट, उन्होंने कहा एल्बर्ट हॉल। आपकी भावना को है कि ऐसे नाम पर आपकी भावना है इस तरह की? नहीं, अभी उस क्या नाम होगा उस पर विवाद हो जाएगा, तो मैंने कोई सुझाव नहीं दिया। मैंने उनको कहा क्योंकि नामों की कमी नहीं है, पर कई हमारे नहीं मैंने किसी, ये मेरी व्यक्तिगत विचार है यार। मैं कभी कभी हमारे व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं, इसको हेडलाइन मत बनाइए, और गंभीर मसला है। सीमा नहीं, एल्बर्ट ऐसे ही कहा ऐसी मजाक में, एल्बर्ट क्या, एल्बर्ट कौन है? हाँ, इनसे पूछिए जी। अभी पिछले दिनों एक उदयपुर के पुत्र हैं, स्टेट का ही है, छोटा सा, और रोजगार से बेरोजगार युवाओं से जुड़ा मुद्दा है कि बहुत सारे विज्ञापन जारी किए गए भर्ती के, और उन भर्तियों का कोई आधार नहीं, ये आरोप है या नहीं है, या आपकी पार्टी होती है? आप सब सही समय पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये आरोप कितना बेबुनियाद है।
क्योंकि इस सरकार ने जो कहा उससे कहीं ज्यादा करके दिखाया। वो चिरंजीवी योजना हो, वो और तमाम जो अलग अलग क्षेत्रों में काम हुए हैं यहां, उसको आप नकार नहीं सकते। तो ये आरोप लगाने का इनका काम है, लगाने दीजिए। सर एक सवाल ये और कल मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने, क्योंकि हमारे देश में बहस व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के आधार पर ही होता है, कल मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने एक मैसेज भेजा, एक स्क्रीनशॉट भेजा, एक अग्निवीर की एप्लीकेशन, उसमें 18% जीएसटी लागू है। इस पर आप कुछ जांच कीजिए। 500 रुपया एप्लीकेशन फी और उस पर 18% जीएसटी। वो अग्निवीर एप्लीकेट है एग्जाम के लिए, उस पर भी इन्होंने जीएसटी लगाया है। देश में कांग्रेस का लंबे समय तक शासन रहा, पिछले कुछ वर्षों से कहाँ? देश में हाँ, देश में। हाँ, आप भी मंत्री रहे हैं, कुछ वर्षों से सत्ता में नहीं है कांग्रेस, तो अब सड़कों पे कांग्रेस को उतरना पड़ रहा है। तो क्या जिस मकसद से कांग्रेस उतरी है उस पर बोलिए ना। जनता भरोसा करे मंत्री आप या रहे फिर सत्ता के लिए क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पहली बार आ रहे हैं पत्रकार सम्मेलन में? पहले भी आए थे, कल भी आए। दौसा से जुड़े हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, आप आज जुड़े। हाँ ठीक है ठीक है, स्वागत है आपका। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा है। 2023 के विधानसभा, 2024 के लोकसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर यह बात सही है कि भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद है हमारे संगठन को मजबूत करना, हमारे संगठन और कार्यकर्ताओं में नया जोश, उमंग, उत्साह, एक संजीवनी देना। यह बात सही है, पर क्या हमें फायदा मिलेगा चुनाव में, मैं नहीं कह सकता हूं। वो संगठन पर निर्भर होगा। एकता, एकजुटता, अनुशासन, कई ऐसे हैं चीजें हैं, अगर हम उसको नहीं पालन करेंगे तो चुनाव में हमें सकारात्मक नतीजे नहीं मिलेंगे। पर भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ये था, जब उदयपुर में चिंतन बैठक हुई और 13, 14, 15 मई को बातचीत हुई, तो हमने 3 बड़े मुद्दे पर बहस हुई जो आज देश से गुजर रहा है। और ये मुद्दे जो हैं, ये चुनौतियां जो हैं, मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण है। पहला सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं हमारे समाज में। दूसरा, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और तीसरा, राजनीतिक तानाशाही हकीकत हो गई है। इससे हम कैसे मुकाबला करें? ये चुनावी मुकाबला नहीं, विचारधारा के आधार पर हम कैसे मुकाबला करें, इसीलिए इस संदर्भ में भारत जोड़ो यात्रा की कल्पना की गई। इस पर विचार हुआ, 2-3 महीने लगे और उसके बाद में हमने घोषणा की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है या क्या वजह? हम कमजोर हुए हैं, हम कमजोर हुए हैं, संगठन में कमजोर हुआ है, हम चुनाव हार रहे हैं। पर चुनाव हारना कोई बुरी बात नहीं है। चुनाव हम जीतते हैं, चुनाव हम हारते हैं। विचारधाराओं के मुकाबले में हम थोड़ा पीछे हट गए हैं। कांग्रेस की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा जमीन आसमान का फर्क है। और अगर आप देखें 50 के दशक, 60 के दशक, 70 के दशक, 80 के दशक, कांग्रेस सर्वोपरि थी, कांग्रेस की विचारधारा सर्वोपरि थी। पर कुछ 20-25 साल से पहले और खास तौर से 2014 के बाद जिस आक्रामक ढंग से हमारे नेताओं पर, हमारे विचारधारा पर, हमारे नीतियों पर और हमारे नियत पर आक्रमण हुआ है, उसका हमें कभी ना कभी मुकाबला, जवाब तो देना पड़ेगा। तो ये भारत जोड़ो यात्रा एक, मैं समझता हूं, एक तरीका है जनता के बीच में जाना, सड़क पर दिखाई देना, कार्यकर्ताओं को एक नया रास्ता दिखाना, हमारे नेताओं को भी एक मौका देना कि आप आए सड़क पर, आप चलें,
बातचीत करें अलग अलग समूहों से। तो ये जादू की छड़ी नहीं है, इससे सब सही हो जाएगा, हम चुनाव जीतेंगे, एकता आ जाएगी, हम एकजुट हो जाएंगे। नहीं, तो कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हुए हैं। हमारा प्रदर्शन गुजरात में बहुत निराशाजनक है, बहुत भारी मात्रा में फ्रॉड होने के बावजूद मैं ये कहूँगा। तो भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रक्रिया हमने शुरू की है। इसके बाद में 26 जनवरी से हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं। तो इसका फॉलोअप 2 महीने के लिए होगा। हमें हमेशा ऐसे यात्रा या अभियान चलाने होंगे। कुछ बहुत देर से सत्ता में रहने के कारण ये सब प्रक्रिया हम भूल गए हैं। ये रीडिस्कवरी है हमारे लिए। राजस्थान में यात्रा के रूप में आपसे कई बयान सामने आए, उसके बाद में अब पहले जैसे आपने बताया कि राहुल जी दौसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हाल ही में अब आपने बता रहे हैं कि वो जयपुर में चेंज होने का क्या कारण है? अरे यार देखो, लास्ट मिनट में हमेशा बदलाव होता। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस 18 को होना था, हमने 16 क्यों किया है? हम जयपुर, क्योंकि 17 एक रेस्ट डे है और वो जयपुर जा रहे हैं, जयपुर को उनको जाना ही था। क्यों शाम को भारत जोड़ो कॉन्सर्ट है? अगर आप पूछोगे क्यों कॉन्सर्ट कर रहे हो, मैं आपको कह रहा हूं 16 तारीख को वहां कॉन्सर्ट है। तो 16 तारीख अगर वो जयपुर जा रहे हैं, क्यों ना जयपुर में ही करें प्रेस कॉन्फ्रेंस? राज्य की राजधानी है जयपुर, कोई सीमा के उस पार तो है नहीं, राजस्थान की राजधानी है। तो इसीलिए हमने सोचा ठीक है यहीं करें। अभी आप उसमें राजनीति ढूंढोगे, दौसा में क्यों नहीं किया, आप जयपुर में क्यों कर रहे? हम राजस्थान में ही तो कर रहे हैं ना, और दौसा से क्या मुश्किल से 70 किलोमीटर दूरी में हम कर रहे हैं। क्या है आप करते हो? हर एक चीज में आप राजनीति मत देखो। इतने बड़े भारत जोड़ो यात्रा में लास्ट मिनट में कई ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। नहीं, हमारे ओर से कभी कोई बयान नहीं आया था मेरी याददाश्त में कि हम जयपुर से निकलेंगे। हमने एक रूट तय किया, ये रूट कुछ आधार पर तय किया जाता है, पद यात्रा होना चाहिए, और हमें 30 तारीख जनवरी तक हमें श्रीनगर पहुंचना है। तो हम वहां से 30 जनवरी के डेट के आधार पर उसके पहले जम्मू में रहना है, पंजाब में जाना है, हरियाणा में जाना है, दिल्ली में रहना है। तो ये सब मिलाकर, और अभी विंटर का मौसम भी है, हमें देरी से शुरू करना पड़ेगा अभी अगले हफ्ते से। तो 23-24 किलोमीटर चलना रोज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल से हम 20 किलोमीटर कर पाएंगे। तो ये रूट, अगर आप पूछेंगे आप रूट सिर्फ पूर्वी राजस्थान में जा रहे हो, पश्चिमी राजस्थान से क्यों नहीं गए? इसमें कोई राजनीति नहीं। अगर हम पश्चिमी राजस्थान में जाते तब हम कश्मीर को मार्च या अप्रैल के महीने में पहुंचते। तो ये थोड़ा, कभी कभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीति के नजरिए से निर्णय नहीं लेती हैं, कुछ सोच समझकर निर्णय लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि जो आपकी यात्रा के विसर्जन के साथ ये जो प्रदेश में सियासी जो समस्या है, हाँ, वो हमारे प्रदेश के जो पुत्र हैं वही बोलेंगे। क्या सवाल है आपका? जो आपकी जो यात्रा है उसके विसर्जन के बाद क्या ये जो प्रदेश की जो सियासी जो घमासान चल रहा है, सचिन पायलट, गहलोत साहब और साहब, ये क्या समाप्त हो जाएगा? घमासान कहाँ है? घमासान तो कहीं दिख नहीं रहा। सब इकट्ठे चल रहे हैं, सब इकट्ठे भारत को जोड़ रहे हैं, आपको घमासान दिख रहा है? कहीं कोई पब्लिक भी नहीं कह रही, न पब्लिक कह रही है, न हम सुन रहे हैं, सिर्फ आप कह रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं। ऐसा कोई घमासान नहीं है। हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, फिर आपके सवालों का उत्तर देंगे। तो पिछले दिनों सर ये जो विधायकों ने इस्तीफे दिए, फिर उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई आई। देखिए, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है। मान लो कोई ऐसा कदम कोई उठाता है, उसकी शिकायत होती है,
तो हमारे यहाँ एक अनुशासन कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी है, जो अनुशंसा लेती है, उस पर अनुसंधान करती है, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी और उसके बाद जो होगा वो आपके सामने होगा। आपको मैं बता दूं, जो इन्होंने कहा डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के बारे में, वो ऑनगोइंग इंक्वायरी चल रहा है, ठीक है, ऑनगोइंग है। और ऑनगोइंग का माने क्या होता है? गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, इंक्वायरी चल रहा है, जांच हो रही है। जब जांच खत्म होगा ये निर्णय लिया जाएगा। पर इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेगी। एक होकर हम लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, किसी एक व्यक्ति को नहीं जिताएंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। और जो कोई हल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे कांग्रेस के प्रभारी सरदार रंधावा जी, जो खुद राजस्थान के हैं, उनके पूर्वज बूंदी से आते थे, अभी वो पंजाब में गए हैं, और अलग अलग जो वरिष्ठ नेता हैं जो इसमें लगे हुए हैं। मैंने पहले कहा है, आज भी दोहराऊंगा क्योंकि आपने सवाल किया है, संगठन सर्वोपरि है। व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं, व्यक्ति पद ग्रहण करते हैं, व्यक्ति पद से हटते हैं, पर संगठन बरकरार रहता है। और संगठन को मजबूत करना हमेशा हमारे लिए प्राथमिकता हम देंगे। संगठन सर्वोपरि है और संगठन ये चुनाव लड़ेगी, संगठन जीतेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री बाद में देखा जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर लगे हुए हैं और ये रहेगा। भांजे भांजियों, आज कार्यक्रम खरगोन में है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आज 15 लाख से ज्यादा मेरे गरीब भाई बहन अलग अलग योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त करेंगे और उनकी जिंदगी में नया सवेरा होगा। अलग अलग योजनाओं के अनेकों हितग्राही आज अपनी जिंदगी बदली हुई पाएंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री यहाँ आदरणीय श्री कमल पटेल जी, हमारे वन मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, पशुपालन मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी, हमारे सांसदगण आदरणीय गजेंद्र सिंह पटेल जी, सुबेर सिंह जी है कि नहीं है, गजेंद्र जी, हमारे जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राजेंद्र जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी सुभाष पटेल जी, बालकृष्ण पाटीदार जी, हमारे हम बाबूलाल जी, हितेंद्र जी, राजकुमार मेव जी, सचिन जी भी हमारे मंच पर विराजमान हैं। हमारे साथी भाई सचिन विधायक सचिन बिरला जी, धूल सिंह जी, आत्माराम जी, भूपेंद्र जी, महिम ठाकुर जी, रितेश जी, राजेश जी, रवि जी, सरिता जी, सुभाष जी, भागीरथ कुमरावत जी, परशुराम जी, कल्याण जी और नीचे भी बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, बहनों, भाइयों और भांजे और भांजियों, चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार खरगोन आया हूं। खरगोन की जनता को शीश झुका के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। खरगोन आया भले ही नहीं, लेकिन खरगोन की चिंता जरूर करता रहा। खरगोन वालों, जब यहां अप्रिय स्थिति पैदा हुई थी और शहर को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया गया था, तब भी लगातार मैं खरगोन की जनता से जुड़ा हुआ था। और आज मैं फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर दंगे, फसाद और गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर चलने नहीं दी जाएगी। हमारा प्रदेश शांति का टापू है। मैं साफ कहना चाहता हूं, यहां जो भी रहे
वो शांति से रहे। गुंडागर्दी और दंगागर्दी की तो मामा छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पे। साफ संदेश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अशांति फैलाने वाले, गड़बड़ करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, शांति भंग करने वाले, आग लगाने वाले मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं नवग्रह की इस शहर में आप सबको प्रणाम करता हूं। अपना खरगोन सचमुच में बहुत अद्भुत शहर है, अद्भुत शहर। यहां नवग्रह का ऐसा मंदिर है जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। अपना सुंदर नवग्रह मंदिर, और यहां पे सिरवैल में भगवान शिवजी का मंदिर। इस जिले में एक नहीं, इसकी अनेकों विशेषताएं हैं। उनका वर्णन करूंगा तो समय बहुत लगेगा। निमाड़ का गौरव है खरगोन। और इसलिए आज दूसरी बात में खरगोन के बहनों भाइयों से, वैसे पूरे इंदौर संभाग से मैं ये कहना चाहता हूं कि ना खरगोन के विकास में कोई कमी छोड़ूंगा और ना इंदौर संभाग के विकास में, निमाड़ के विकास में, मालवा के विकास में कोई कमी छोड़ूंगा। मैं इतना जरूर आज कहना चाहता हूं कि यहां पर शांति बनी रहे खरगोन में, और गड़बड़ किसी भी कीमत पर ना हो। इसलिए खरगोन में एक विशेष सशस्त्र बल की तैनाती यहां पे की जाएगी। शांति जरूरी है भाई। विकास की पहली शर्त है शांति, कानून और व्यवस्था। दो तीन चीजें जो मैं किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक, बेटियों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर किसी ने मासूम बिटिया के साथ दुराचार किया, दुराचार करने की कोशिश की, तो साफ सुन लें, मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया है, ऐसे अपराधी सीधे फांसी के फंदे पे लटकाए जाएंगे, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। बहनों और भाइयों, गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। उनको अपमान करने वाले बचेंगे नहीं, और ऐसे गड़बड़ करने वालों पे बुलडोजर भी चलेगा। बोलो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे जोर से बताओ, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? ऐसे अपराधी सहन नहीं किए जा सकते। आज मैं बधाई देना चाहता हूं इंदौर संभाग के 15 लाख से ज्यादा बहनों और भाइयों को, और खरगोन के जिले के लगभग 2.25 लाख हमारे वो भाई बहन जिनका नाम आज अलग अलग योजनाओं में जुड़ा है। कमल अभी बता रहे थे, मैं वो बात फिर दोहराना चाहता हूं। हमारी जनता कई बार छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होती है, दफ्तरों के चक्कर लगाती है, और कई बार चक्कर लगाने के बाद भी काम में कठिनाई होती है। और इसलिए इस बार हमने तय किया, ये जनता का राज है, लोकतंत्र, और इसलिए जनता क्यों चक्कर लगाए। देखो रे मेरे बहनों और भाइयों, खरगोन में और इंदौर संभाग में आज मैं आप सबसे कह रहा हूं, मुख्यमंत्री के पास सुविधाएं काय के लिए, हेलीकॉप्टर हो, गाड़ियों का काफिला हो, कमिश्नर के पास हो, कलेक्टर के पास हो, बाकी अधिकारियों के पास हो, काय के लिए? ये जनता की सेवा के लिए है। याद कर ले, रख ले सब, लोकतंत्र में जनता असली मालिक है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, और इस बात को सब समझ लें, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। अपनी जनता के लिए हम काम करते हैं, और इसलिए हमने तय किया कि जनता दफ्तर में चक्कर नहीं लगाएगी। हर पंचायत में कर्मचारी अधिकारी शिविर लगाएंगे, और वहीं आवेदन लेके जनता की समस्याओं का हल करेंगे।
और योजनाओं में नाम जोड़ेंगे। कलेक्टर यहाँ बताएं कितने शिविर लगाए गए, माइक ले लें, कितने शिविर लगे यहाँ? सर यहाँ 700 से ज़्यादा शिविर लगे थे सर, 592 पंचायतों में 700 से ज़्यादा शिविर लगे थे सर। कितने आवेदन आए? सर यहाँ कुल मिला के 2,90,000 आवेदन आए, जिसमें 2,57,000 स्वीकृत पाए गए। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सर, सबको हितलाभ वितरित किया गया सर। अभी आप आदेश करेंगे तो वो दिखाएंगे कि उनके पास कागज है सर। अच्छा, आपको अलग अलग योजनाएं जो स्वीकृत की है उसके स्वीकृति पत्र मिले हैं क्या? मिले तो उठा के बताओ साहब, मिले हैं? मैं जिला प्रशासन को बधाई देता हूं, कलेक्टर को और उनकी टीम को। आवेदन ये स्वीकृति पत्र मेरे बहनों और भाइयों, खरगोन जिले ने उत्कृष्ट काम किया तो ताली बजा के उनका स्वागत करें। ये स्वीकृति पत्र हाथों में पहुंच गए। अब आप सब बहनों और भाइयों को मैं इंदौर संभाग और मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में भी कहना चाहता हूं, हर भाई बहन जो गरीब है, जो योजनाओं का लाभार्थी है, पात्र है, उसके हाथ में ये स्वीकृति पत्र हो। मुझे खुशी है मेरे बहनों और भाइयों, जिन गरीबों को राशन नहीं मिलता था अब उनको राशन मिलेगा। जिनको पेंशन नहीं मिलती थी, पात्र थे, अब पेंशन मिलेगी। मेरी वो बहनें जिनको उज्ज्वला रसोई गैस योजना का लाभ नहीं मिला था, उनको रसोई गैस मिल जाएगी। बीमा की अनेकों योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत के कार्ड यहाँ लाखों लोगों के बनाए गए। और एक जनपद के सीओ, उनका नाम क्या था? राजेंद्र शर्मा। एक जनपद के सीओ राजेंद्र शर्मा, जनपद सीओ जनपद पंचायत, उन्होंने 98% जनपद में पात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। है क्या राजेंद्र? आओ देखो, अच्छों का सम्मान करना चाहिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया राजेंद्र, मैं बहुत बधाई देता हूं। 98% लोगों के आपने जनपद आयुष्मान भारत के कार्ड बना दिए। और ये आयुष्मान भारत योजना में क्या होगा, भगवान ना करे, अगर गरीब बीमार भी हो जाए और कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। ये आयुष्मान कार्ड, ये आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है। ऐसे जिनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे, उनके जाति प्रमाण पत्र बने। नक्शे का शुद्धिकरण, एक शब्द इधर से उधर अगर हो गया तो घूम रहा है बेचारा, कई दिनों तक भटक रहा है। नक्शे का शुद्धिकरण करने का काम भी किया गया है, नहीं तो घूम घूम कर परेशान हो जाते थे, शुद्धिकरण नहीं होता था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जिनके नाम छूट गए थे वो नाम भी जोड़ लिए गए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया साल में देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के। तो मेरे दिल ने कहा, शिवराज चौथी बार बना है, तू 4,000 तू भी दे, तो 4,000 मैं भी देता हूं। ये 10,000 रुपया मिलते हैं। उसमें जो नाम छूट गए थे वो नाम भी बढ़ाए गए हैं। अलग अलग तरह के किसान क्रेडिट कार्ड, मछुआ क्रेडिट कार्ड, लाडली लक्ष्मी योजना, मैं सारी योजनाओं के नाम नहीं पढ़ रहा। 38 योजनाओं का लाभ केवल यही नहीं, आज पूरे इंदौर संभाग के हर पंचायत में गरीब को पंचायत में बांट के दिए जा रहे हैं। अब सरकार भोपाल से नहीं चलेगी, गांव के चौपाल से चलेगी। जनता दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएगी, कर्मचारी अधिकारी जनता के पास जाएंगे। क्योंकि अगर अकेले अकेले जाते हैं तो कई बार बड़ी परेशानी होती है। और कुछ तो ऐसे भी दुष्ट होते हैं जो भेंट पूजा भी मांगते हैं, जनता को परेशानी होती है। अब ये जो स्वीकृति पत्र बने हैं, इसमें कोई का पैसा तो नहीं लगा भैया? अरे जोर से बताओ, पैसा तो नहीं लगा? कोई ने लिया तो नहीं? और लेने वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी मुझे पता चला है कि कोई जिला शिक्षा अधिकारी है, सही बात है कि नहीं बताओ सब? अरे सही है क्या? तो मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं उनको। उनकी कई शिकायतें मुझे प्राप्त हुई है। देखो, जनता की सेवा करने वाले
कर्मचारी अधिकारी, उनका हम सम्मान करेंगे। वो हमारे ही समाज के अंग हैं, हमारे भाई बहन हैं। लेकिन अगर कोई अधिकारों का जिला अधिकारों का दुरुपयोग करता है, पैसा भेजा इसलिए कि स्कूलों में ठीक काम में लग जाए, लेकिन पता चला पैसा स्कूल में लगा ही नहीं, खुद नहीं लगा लिया। अब बताओ, ऐसे लोगों को मैं सस्पेंड करता हूं तो अच्छा करता हूं कि नहीं? मुझे पूरी जनता से पूछने, अब बताओ अच्छा करता हूं कि नहीं? और एक और मुझे पता चला है, भीखन गांव में नगर पंचायत में 2 को मिलके पैसा अध्यक्ष और सीएमओ को निकालने थे, अकेले सीएमओ ने ही निकाल दिए। और इसलिए मैं उनको भी सस्पेंड करता हूं भाई। गड़बड़ नहीं चलेगी और इनकी जांच भी करेंगे। हमारे एक कर्तव्यनिष्ठ हमारे अधिकारी थे, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, जब पर पंचायत बढ़वा के राजेंद्र नेगी जी एडीओ, मुझे बताया वो दिनों रात काम करते थे। उनका दुखद निधन हुआ है हार्ट अटैक से। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे। उनके परिवार को अनकन का नियुक्ति में देर ना हो। कम इस तरह खड़े हैं, फटाफट प्रक्रिया पूरी करो ताकि परिवार की मदद की जा सके। हम ऐसे मित्रों के साथ खड़े हैं ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। और मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में रमेश जो तहसीलदार हैं कसरावद, उनने भी 11,926 नक्शों का शुद्धिकरण किया है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए तालियां बजाइए। ये अपने साथी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मैं कलेक्टर को निर्देशित कर रहा हूं, एसपी को भी, कमिश्नर ध्यान रखें। देखो 2 श्रेणी बनाओ भाई, एक अच्छा काम करने वाले उनको पुरस्कृत करें और दूसरे गड़बड़ करने वाले। एक बात साफ है, जनता का धन मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, किसी को नहीं खाने दूंगा। और इसलिए कमिश्नर भी नजर रखें, कलेक्टर भी ढंग से नजर रखें ताकि कहीं भी योजनाओं का पैसा खाया ना जाए। आज मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत जो लाभान्वित हुए उन सबको बधाई। अब कमिश्नर कलेक्टर ये ध्यान रखेंगे कि अगले महीने से उनको लाभ मिलना शुरू हो जाए। और एक बात और सुनो रे बहनों और भाई, अब कोई समस्या के लिए दफ्तरों में नहीं जाने दूंगा। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से फिर गांव-गांव अधिकारी कर्मचारी जाएंगे, शिविर लगाएंगे और कोई रह गया हो तो फिर बना देंगे, स्वीकृति पत्र बना के दे देंगे। काय को कोई छूटे। और आपकी भी ड्यूटी है, जो नेतृत्व बैठा है, कि हम ऐसे अभियानों में खुद भागीदार बने, जाएं, जनता को निकालें, लोगों की मदद करें। देखो, जनता की सेवा तो भगवान की पूजा है। इसलिए बीजेपी के नेतृत्व से, चाहे वो ऊपर बैठा हो चाहे नीचे बैठा हो, मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं, लग जाओ मेरे भाइयों जनता की सेवा में, मेरी बहनों जनता की सेवा में। इसी से अपनी राजनीति की सार्थकता है। आज खरगोन कई दिनों के बाद आया हूं, तो खरगोन में कई तरह की मांग की है। अब एक मांग तो आई है, मैं स्वयं मानता हूं कि होना चाहिए। बिस्टान आपने अलग अलग स्थान तय किए, बिस्टान नाका, बावड़ी बस स्टैंड, औरंगपुरा चौराहा, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर राधा वल्लभ क्या चौराहा है क्या है, अलग अलग नाम। तो ये नाम रख दिए जाएं, सबकी सहमति है तो बोलो भारत माता की। बिस्टान नाका का नाम होगा टंटिया मामा भील के नाम पर। बावड़ी बस स्टैंड का होगा महाराणा प्रताप के नाम पर, महाराणा प्रताप जी। औरंगपुरा चौराहा का नाम होगा लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। और राधा वल्लभ चौराहा का भगवान परशुराम की उनके नाम पर। और पोस्ट ऑफिस का गुरु नानक जी के नाम पर। उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। गुरु नानक देव अद्भुत संत सचमुच में। और एक बात और, हम ये भी तय कर रहे हैं आज कि खरगोन में जो अपना नवग्रह मंदिर है
उसके नाम से पूरा खरगोन पहचाना जाता है, शहर पहचाना जाता है कि नहीं? अरे पहचाना जाता है कि नहीं? तो मैं कमिश्नर को यह निर्देश दे रहा हूं कि यहां की टीम के साथ मिलके खरगोन के नवग्रह मंदिर के जीर्णोद्धार और वहां नया कॉरिडोर की रचना के लिए पूरी रूपरेखा यहां की जनता के साथ मिलकर बनाए। बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं? ये करें हम, जरूरी है। हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं वो आगे बढ़ें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं। और इसलिए ये काम निश्चित तौर पर किया जाएगा, ये हमने फैसला किया है। हमने एक फैसला और किया है कि सिरवैल में भगवान महादेव जी का मंदिर, अद्भुत मंदिर है कि नहीं बताओ? अरे सिरवैल वाले आए क्या? तो उस मंदिर का भी, भगवान महादेव के मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा और सिरवैल में हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया जाएगा। कई दिनों से वहां ये डिमांड आ रही थी, लेकिन एक फैसला और आज हम खरगोन में कर रहे हैं। हमने ये तय किया है कि शहर में कोई तनाव ना रहे। वैसे तो एसपी आईजी सब है, देखो भाई अपने मुख्यमंत्री रहते, कहीं गुंडागर्दी फुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। जब हम पहली बार बने तो चंबल के बिहड़ में बहुत डाकू थे, हमने साफ कह दिया कि या तो शिवराज रहेगा या डाकू रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और सारे डाकू साफ हो गए। मैं अब भी कह रहा हूं, कोई गुंडा ने गर्दी नहीं, कोई दादागिरी नहीं, ये किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। उसका पुख्ता इंतजाम करो और हमारे धार्मिक जुलूस, हमारे बच्चे एक स्थान से आते जाते हैं, चावला बिल्डिंग से विस्टान रोड, यहां एक सुंदर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। देखो बहनों और भाई, आज एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे दिमाग में यह बड़ी गहराई से आ रही है। बड़ी संख्या में मेरे आदिवासी भाई बहन भी यहां पे इकट्ठा हैं, उनकी जिंदगी बदलने का भी फैसला किया है। हमने पेशा एक्ट लागू करके, एक बात मैं बता दूं पेशा के बारे में, ये पेशा किसी के खिलाफ नहीं है, ना सामान्य वर्ग के खिलाफ है, ना पिछड़े वर्ग के खिलाफ है, किसी के खिलाफ नहीं है। हाँ, ये आदिवासियों के कल्याण के लिए जरूर है। और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने पेशा लागू किया है। और पेशा क्या है? क्योंकि आदिवासी भाई बहन भी बड़ी संख्या में आए हैं, इसलिए मैं उनको समझाना चाहता हूं इस निर्देश के साथ कि ग्राम सभाएं हो जाएं, ग्राम सभाओं का गठन हो जाए, शांति और विवाद निवारण समिति बन जाए और ये अधिकार नीचे पहुंच जाएं। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये जमीन, ये जंगल, ये जल, ये सबका है। बताओ, भगवान ने धरती सबके लिए बनाई कि नहीं? ऐसे नहीं, जरा जोर से बोल के बताओ, सबके लिए बनाई कि नहीं? और इसलिए इस धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू करने के लिए हम ये अधिकार आदिवासी भाई बहन को पेशा क्षेत्र में, नभासी बिलाक, और ये शहरों में लागू नहीं होंगे, गांव में लागू होंगे, उनमें दे रहे हैं जमीन का अधिकार। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सब सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अरे बोल के बताओ, सब सुन रहे हैं? तो देखो, चाहे वो पटवारी हो और चाहे वो बीट गार्ड हो, डीएफओ है क्या यहां? बीट गार्ड हो, साल में एक बार जमीन का नक्शा, खसरे की नकल, B1 की नकल पंचायत में रखनी पड़ेगी और सबको दिखानी पड़ेगी। ये इसलिए कि धन्ना की जमीन पन्ना के नाम हो गई, पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो बहुत देर हो गई, और इसलिए अनिवार्य कर दिया है कि ये सारे नकल और कौन के नाम कौन की जमीन है, ये हर साल रखी जाएगी पंचायत में, ग्राम सभा में।
बोलो रखा जाना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, कई लोग गलत इरादे वाले, अरे कई तो ऐसे जो केवल जमीन खरीदने के लिए आदिवासी बेटी से शादी कर लेते हैं, और वो शादी पहली नहीं होती, तीसरी शादी, चौथी शादी, पांचवी शादी। बताओ ये होना चाहिए क्या? जोर से बताओ, होना चाहिए क्या? ये नहीं होना चाहिए और ना ये होने दिया जाएगा। जमीन हड़प लो, जमीन हड़पने के लिए शादी कर लो, ये नहीं होगा। और ऐसा अगर हुआ, देखो भैया साफ बात कह रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश की धरती पर, ये लब अब नहीं है, ये लब के नाम पे जिहाद है, ये नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। धर्मांतरण का कुचक्र मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगा। और ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि किसी ने गलत तरीके से अगर ऐसे जमीन अपने नाम, सरपंची का चुनाव लड़वा देते हैं शादी करके, और सरपंची के अधिकार का उपयोग करते हैं, ये मैं कैसे होने दूंगा मध्य प्रदेश में? ये नहीं होगा। और इसलिए अगर किसी ने किया तो ग्राम सभा उस जमीन को वापस ले सकेगी, ऐसे व्यक्ति को बेदखल कर सकेगी। बताओ होना चाहिए कि नहीं? अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी एक बात और, कि अब जो अधिसूचित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में, अधिसूचित मतलब पैसा के, अगर रेत की खदान है, पत्थर है, गिट्टी है, तो भैया सब सरकार अपने हाथ में क्यों रखना चाहती है? अपनी मुट्ठी में क्यों रखना चाहती है? अरे जिस गांव में है रेत की खदान, निकालने दो रेत उनको, ग्राम सभा तय करे, निकाले वहां रेत, क्या दिक्कत है? बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे मामा की बात का जोर से जवाब दो, होना चाहिए। तो पेशा ही अधिकार दे रहा है। गौण खनिज मतलब रेत, गिट्टी, पत्थर, अब कलेक्टर को यह अधिकार नहीं होगा कि वो अपने मन से ही नीलाम कर दे। अगर गांव ये तय करता है, पेशा गांव, कि हमारी खदान ग्राम सभा ही तय करेगी, चलाएगी, तो ग्राम सभा ही चलाएगी और पैसा ग्राम सभा में जाएगा। गांव का पैसा गांव में। क्रेशर पता चला, पता नहीं कौन कौन कहां से आ गए। अरे भैया नत्थू, धन्ना, पन्ना, कल्ला को भी क्रेशर चला लेने दो रे, उनके गांव में गिट्टी है, खोदने दो उनको, वो व्यवस्था करेंगे। ये अधिकारों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और इसलिए पेशा ये अधिकार देता है कि ग्राम सभा अगर ये फैसला करेगी कि हमारी खदान सरकार नीलाम नहीं करेगी, हम खुद चलाएंगे, तो हम खुद चलाएंगे। मेरी बात सुन रहे हो? पीछे तक हाथ उठा के बताओ, सुन रहे हो? तो ये अधिकार समझ रहे हो कि नहीं? ये अधिकार नीचे लागू करना है, इसलिए समझना भी जरूरी है। कलेक्टर बताएं कितनी ग्राम सभाएं अब तक बन चुकी हैं? सर यहाँ सारी 713 ग्राम सभाएं बन चुकी है सर। कुल कितनी हैं? यहाँ 7 ब्लॉक में सर 713। तो सब बन गई? सब बन गई। ग्राम सभा में अध्यक्ष बन गए? अध्यक्ष चुनाव हो गया। अच्छा, तेंदू का पत्ता कितने ग्राम सभा में होता है कुछ? सर अभी 6 लोगों ने, 6 ग्राम सभाओं ने सहमति दी है सर कि वो तेंदूपत्ता का काम करेंगे। अच्छा, तो देखो ये अधिकार है, मैं आपको ये अधिकार, ठीक है, ठीक काम हो रहा है यहाँ, खुशी की बात है, मैं प्रशासन को बधाई देता हूँ। अब भैया ये बताओ, अपने गांव की खदान पेशा गांव वाले चलाएंगे क्या? खुद चलाएंगे तो हाथ उठाओ। चलाओ रे भैया, चलाओ, मामा का राज है, ले जाओ, काहे की चिंता फिरता करना है? भोपाल छोड़ो, गांव की चौपाल में फैसला होने दो। इसके साथ जल का अधिकार, जल के अधिकार में
100 एकड़ तक की सिंचाई वाले तालाब की पूरी व्यवस्था भी ग्राम सभा देखेगी। और इसके साथ साथ अधिकार दिए हैं जंगल के अधिकार। जंगल में 2 तरह की फसल होती है, एक लघु वनोपज और दूसरी, और लघु वनोपज के भी 2 हिस्से हैं। एक होता है हर्रा, बहेड़ा, महुआ, महुए का फूल, करंज का बीज, गोंद, लाख। अब तक ये सब वन विभाग वनोपज संघ के माध्यम से खरीदने का काम करता था। अब पेशा में ये अधिकार दिया है कि आपके गांव की जो सीमा है उसके अंदर फॉरेस्ट में भी अगर ये चीजें होती है तो वनोपज संघ नहीं बेचेगा, आप ही इकट्ठा करेंगे और गांव वाले ही बेचेंगे और रेट भी गांव वाले तय करेंगे। ये नहीं है कि अचार की चिरौंजी हुई तो हमने तो 4 रुपया किलो बेच दी और बाद में बीच में जिसने खरीदी वो 100 रुपया बेचे। आपके पसीने की कीमत आपको मिलना चाहिए, तो ये आपको ही इकट्ठा करना है और आपको ही बेचना है पेशा ग्राम सभाओं में। बोलो तैयार हो? जोर से बताओ तैयार हो? और इसके साथ तेंदुपत्ता इस इलाके में थोड़ा कम होता है, कई इलाकों में बहुत ज्यादा होता है। अभी तक तेंदुपत्ता तोड़ने का काम भी था, तेंदुपत्ता तोड़ने का काम वनोपज संघ का था। अब वनोपज संघ तेंदुपत्ता नहीं तोड़ेगा। ग्राम सभा अगर यह प्रस्ताव पारित करती है कि हमारे गांव का तेंदुपत्ता, हमारे गांव का जो क्षेत्र है उसका तेंदुपत्ता हम तोड़ेंगे, तो वो खुद तोड़ेंगे, सिखाएंगे। वन मंत्री जी बैठे हैं यहाँ, अब अपन को नहीं तोड़ना है विजय शाह जी। अरे तोड़ने दो गांव के आदिवासी को ही, गांव में रहने वालों को ही। भैया तुम ही तोड़ो और तुम ही बेचो। बोलो तैयार हो? अरे पीछे तक बताओ तैयार हो? तो बोलो हर हर नर्मदे। ये अधिकार है अपना। और डीएफओ साहब, आपकी ड्यूटी है, इस चक्कर में मत लग जाना कि ये फेल हो जाए तो अगले साल फिर अपन को ही मिल जाए। अपन को सफल करवाना है ताकि ये ढंग से बेच पाए। पूरा ट्रेनिंग देनी है, पूरा प्रशिक्षण देना है ताकि ये ढंग से बेच पाए। 2-3-4 साल में सब सीख जाएंगे तो फिर ढंग से बिकेगी। और एक पेशा कोऑर्डिनेटर बनाऊंगा। नौजवान बेटे बेटियों, पेशा कोऑर्डिनेटर और सीएम जनमित्र योजना, यह योजना इसलिए कि बच्चे योजनाओं की देखा रेखी करें और वो सरकार को इन योजनाओं को लागू करने में सहयोग करें। तो पेशा के लिए भी कोऑर्डिनेटर नौजवान बनेंगे। नौजवान कितने हैं जरा हाथ उठाओ? बहुत से हैं। तो पेशा कोऑर्डिनेटर भी इसके लिए बनाएंगे। अब इसके साथ यह अधिकार भी दिया है, यह अधिकार भी दिया है कि गांव में मनरेगा की जो मजदूरी होगी उसमें मनरेगा से कौन से काम होंगे ये अब अफसर तय नहीं करेंगे, ये ग्राम सभा तय करेगी। सड़क बनना है कि पुलिया बनना है कि मिट्टी डलना है, ये तय करेगी ग्राम सभा। बोलो तैयार हो? ये ग्राम सभा तय करेगी। और एक बात और, मनरेगा में कितने मजदूरों ने काम किया? मास्टर रोल। कई बार काम किया 50 ने, नाम लिखे हैं 100 के, और मजदूरी 100 की निकल गई। बोलो हो जाता है कि नहीं कई बार? अब ये नहीं होगा। ग्राम सभा में पूरी मनरेगा के मजदूरों की सूची रखी जाएगी कि पढ़ लो भैया कौन कौन है, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जो भी होगा सब सामने आ जाएगा, तो पैसा कोई नहीं खा पाएगा। यह अधिकार भी ग्राम सभा का, बोलो होना चाहिए। ऐसे नहीं, जोर से बोलो ना, होना चाहिए। तो यह अधिकार भी अब आपका है। और एक बात और, अगर कोई भी गांव से काम करने मजदूरी करने बाहर जाएगा तो जो भी ले जाएगा उसको ग्राम सभा को बताना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान को हम फलानी जगह ले जा रहे हैं। नहीं, कई बार पता ही नहीं चलता और बाद में कठिनाई में फंस जाते हैं। कई बार तो बंधुआ मजदूर बन जाते हैं।
अब बिना बताए कोई ले गया तो मामा सीधे हथकड़ी लगवा देगा, बता के ही ले जाना पड़ेगा। बोलो होना चाहिए। और बाहर से भी अगर कोई आएगा तो उसको भी बताना पड़ेगा मैं क्यों आया हूं, मैं कहां से आया हूं, काय के लिए आया हूं। कोई गलत तरीके से नहीं घुस सकता हमारे गांव में। ये भी पेशा में प्रावधान किया है ताकि मजदूरों को हम सुरक्षित रख सकें। और एक बात, कोई भी नई शराब की दुकान खुलेगी कि नहीं खुलेगी ये सरकार तय नहीं करेगी, ये तय ग्राम सभा करेगी। बोलो होना चाहिए। और अगर ये भी तय कर दे ग्राम सभा कि फलानी जगह कोई नहीं पिएगा, सार्वजनिक जगह तो वहां पीना अपराध घोषित कर दिया जाएगा, वो ग्राम सभा का अधिकार होगा। और ये भी तय कर सकेगी कि फलाने दिन नहीं पीना है तो ड्राई डे, मतलब उस दिन दारू की दुकान नहीं खुलेगी। ऐसे एक नहीं अनेकों अधिकार पेशा में दिए गए। एक पेशा की एक बात और बता के यहाँ एसपी और बाकी लोग बैठे हैं। देखो गांव में छोटे मोटे झगड़े, गांव के छोटे मोटे झगड़े, बताओ पुलिस में जाना चाहिए क्या? अरे बोल के बताओ जाना चाहिए क्या? तो गांव में शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी। छोटे मोटे झगड़े पुलिस में नहीं जाएंगे, वो ही निपटाएंगे। एसपी साहब हर काम में काहे को पड़े अपन? क्योंकि रिपोर्ट लिखा गई FIR तो बाद में डंडा लेके साहब आ गए, इधर आ, तू भी आ और तू भी आ, और जनता परेशान होती घूमे। अब ये नहीं होगा। हाँ बड़े मामले हैं, कोई 302, 307 वो पुलिस निपटाएगी और FIR की सूचना भी गांव में दी जाएगी। ऐसे अनेकों अधिकार ये पेशा के अंतर्गत आपको दिए गए हैं। मेरी अपील है इन सब अधिकारों का उपयोग करो मेरे बहनों और भाइयों। ये ग्राम स्वराज है, ये जनता का राज है। और आज ये पेशा क्षेत्रों में मैं दे रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में लगातार ये बात चल रही है कि हर गांव वालों को ये अधिकार अपने अपने गांव में मिल जाए। पेशा के बाहर भी इस पे भी मैं विचार कर रहा हूं। बदलो जी सब चीजें, सब मेरी मुट्ठी में क्यों रहे? जनता को दो अधिकार और करने दो काम, बदलने दो मध्य प्रदेश। मेरे बहनों और भाइयों, आम जनता सुखी हो, अधिकारों का उपयोग करे। इसलिए यहां एक नहीं ऐसी अनेकों चीजें करने का प्रयास किया है। मैं आप सबसे यही निवेदन कर रहा हूं कि इन कामों में आपका सहयोग चाहिए। यहां मुझे खरगोन में एक अतिरिक्त थाने की स्थापना की मांग की है, तो खरगोन में एक थाना और खोल दिया जाएगा ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति को हम बेहतर बना सकें। निमाड़ उत्सव हर साल की तरह इस साल भी महेश्वर में धूमधाम से मनाया जाएगा। उसके व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए जाएंगे। बलवाड़ी मगरिया खंडवा रोड से सब्जी मंडी पहुंच मार्ग, उसका भी निर्माण किया जाएगा। और उसके साथ साथ बहनों और भाइयों, एक जस्टिफाइड मामला है जो मुझे लगता है कि न्याय होगा अगर वो हम करेंगे। हम खरगोन में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, केवल खरगोन नहीं, बाकी जिलों को भी मैं कह रहा हूं कि विकास की एक नई गंगा हम बहाने का प्रयास कर रहे हैं। सुशासन देने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन ये काम अकेला मैं नहीं कर सकता। इस काम में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। मैं राज चलाने का पूरा तरीका बदल रहा हूं बहनों और भाइयों। जनता का राज जनता के साथ चलेगा और उसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए सबका सहयोग मिलेगा। ये जितनी चीजें हम कर रहे हैं गांव गांव में, ये समितियां बने, अपने अधिकारों का आप उपयोग करें। अधिकारी कर्मचारी मित्रों, मैं और आप, हम सेवक हैं अपनी जनता के। आइए एक नई कार्य संस्कृति विकसित करें और मेहनत और ईमानदारी से जनता की बेहतर सेवा करते हुए अपने प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाएं
और अपने निमाड़ को, अपने खरगोन को और अपने मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान और दुनिया के सबसे अच्छे राज्य के रूप में स्थापित कर दें। इसके लिए आपसे सहयोग चाहता हूं। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? तो आइए हम संकल्प लेंगे कि हम सब मिलके सरकार के साथ काम करेंगे, मामा के साथ काम करेंगे। नई नई क्रांतियां हो रही है। देखो, एक और षड्यंत्र किया अंग्रेजों ने, उसके बाद कांग्रेस ने भी। जितनी बड़ी पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, अलग अलग जितनी पढ़ाई थी काय में होगी, अंग्रेजी में होगी। अब बताओ, अंग्रेजी में अगर पढ़ाई होगी तो गरीब के बेटा बेटी पढ़ पाएंगे क्या? अरे जोर से बताओ, पढ़ पाएंगे क्या? किसान के बेटा पढ़ पाएंगे क्या? अंग्रेज चले गए, कांग्रेस ने फिर अंग्रेजी लाद दी ताकि कुछ बड़े लोगों के बेटा बेटी बड़े पदों पर पहुंचे और गरीब रह जाए। यह अन्याय था। अंग्रेजी हमारी मुंडी पे बैठा दी गई और अंग्रेजी का चार्म ऐसा बना कि जिनको नहीं आए वो भी अंग्रेजी बोलने लगे। हेलो, हाउ डू यू डू, चाहे उसके अलावा आती हो चाहे नहीं आती हो। एक मेडिकल का बच्चा इसलिए पढ़ाई छोड़ भगा, फर्स्ट ईयर में एडमिशन के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा, क्यों छोड़ दी? बोले, मामा पढ़ा तो मैं हिंदी में था, अंग्रेजी में फंस गया तो समझ में ही नहीं आता, तो मैं तो भगे आया। मुझे चिढ़ाते थे लोग, अंग्रेजी के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सुनो मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? अरे गरीब के, किसान के बेटा बेटी को भी बड़े पदों पर पहुंचने दो। और सुनो मेरे बच्चों, अभी 85,000 सरकारी नौकरियों पर भर्ती हम निकाल चुके हैं। 15 अगस्त तक 1 लाख से ज्यादा नौकरियां निकाल दूंगा ताकि मेरे नौजवान बेटों को और बेटियों को शासकीय सेवा में भी अवसर मिले। और शासकीय सेवा के अलावा स्वरोजगार की योजना में अनेकों योजना में रोजगार हम देंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यहाँ कलेक्टर बताएं, रोजगार मेला लगता है? अभी लगने वाला है। तो हम हर महीना 2.5 लाख रोजगार स्वरोजगार के माध्यम से देंगे ताकि बच्चों को रोजगार मिले। मेरी निबाड़ की बहनें स्व सहायता समूह वाली, आजीविका मिशन वाली इतने अच्छे सामान बना रही है। स्व सहायता समूह कितने हैं अपने? अभी 9,000। इनको और मजबूत करो। मेरी बहनों, मैं चाहता हूं कि हर बहन कम से कम 10,000 रुपया महीना घर का कामकाज करते हुए कमाए, और वो हम करके रहेंगे आजीविका मिशन के माध्यम से। मेरे किसान भाइयों, सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछ रहा है। बिंजलवाड़ा योजना यहाँ है क्या? इरिगेशन वाले आ जाए, जरा फटाफट समझ तो लूं क्या चल रहा है। बिंजलवाड़ा, बिस्टान वालों आओ जरा जल्दी, कौन कौन देख रहा है?